हेलो नमस्कार गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे साथियों। तो कैसे हैं आप सभी। मैं तेजवीर सिंह आपका हार्दिक स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पर। तो आज मैं लेके आया हूं आपके लिए एसएससी जीडी के लिए हिंदी का प्रैक्टिस सेट, जिसको हम आज सॉल्व करने वाले हैं और अपना आकलन कीजिएगा कि हमारे कितने नंबर आ सकते हैं। अगर आप इसी तरह से मेहनत करते रहेंगे तो उम्मीद है कि अब की बार एसएससी में पार कर जाओगे, ठीक है ना। तो आज मैं आपके लिए हिंदी का प्रैक्टिस सेट लेके आया हूँ। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं। और इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, ठीक है ना। तो चलिए देखिए, पहला क्वेश्चन है आपका कि गुण संधि का उदाहरण निम्न में से कौन सा है, ये बताना है आपको, ठीक है। तो गुण संधि का उदाहरण बताना है। तो आपको पता है कि गुण संधि क्या होती है आपका। तो आपका इसमें हो जाएगा, आपका कौन सा होगा, ऑप्शन ए महोत्सव। तो क्या होगा, महाधन उत्सव होगा। तो महोत्सव होता है। तो आधन उ मिलकर क्या बनता है, गुण संधि का उदाहरण बनता है। क्लियर है ना। तो ठीक है ना। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इसे बताइए कि इसमें से किसका उत्तर सही होगा। देखिए क्या कह रहा है ये, अति प्लस उक्ति शब्दों की संधि करने पर शब्द कौन सा बनेगा, ये बताना है आपको, ठीक है ना। तो अति प्लस उक्ति, क्या अति प्लस उक्ति आपका क्या बनेगा इसमें से। तो आपका होगा, आपका उत्तर कौन सा होगा, अत्युक्ति बनेगा आपका वर्ड। दोनों को मिलाकर कौन सा बनेगा, अति धन उक्ति, अति धन उक्ति। तो क्या बनेगा आपका, अत्युक्ति मिल जाएगा, आपका वर्ड बन जाएगा। तो यही बताना था आपको। तो इस हिसाब से आपका ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, दूसरा इसमें करेक्ट होगा, ठीक है ना। तो चलिए चलते हैं अगली क्वेश्चन की तरफ। बताइए इसमें कौन सा होगा आपका। ये कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा पद तत्पुरुष समास का है। बताइए, चार वर्ड दिए, चार ऑब्जेक्ट दिए हैं आपको और बताना है आपको कि कौन सा निम्न में से शब्द है वो आपका तत्पुरुष समास का उदाहरण है, ठीक है ना। देखिए आपका क्या बताना है आपको, तत्पुरुष समास बताना है। क्या बताना है, तत्पुरुष समास। तो तत्पुरुष समास में क्या आता है, तत्पुरुष समास में आता है आपका 8 कारक आते हैं। तत्पुरुष समास में क्या आता है, सभी 8 जो कारक हैं वो आते हैं। क्या आते हैं, 8 कारक आते हैं। तो जो आपका पहला ऑप्शन दिया है क्या है, नवरात्र। तो नवरात्र यानी नवरात्रियों का समूह हो गया। तो ये आपका क्या होगा, द्विग समास होगा इसमें। और आपको अव्ययीभाव समास पता है कि आ, आनु, प्रत, भर ऐसे वर्ड अगर आ जाए तो किसका उदाहरण होगा, वो आपका अव्ययीभाव समास का। और धर्माधर्म, तो धर्म और अधर्म, तो जिसमें और या योजक चिन्ह या डैश आ जाए तो किसका उदाहरण है वो। तो आपको पता ही है कि द्वंद्व समास का है। तो आपका तत्पुरुष समास का आंसर क्या होगा, पदगत यानी पद से आगत, और से कर्ण तत्पुरुष है इसमें। तो इस प्रकार आपका उत्तर क्या होगा, पदगत जो है आपका इसमें राइट आंसर होगा, तत्पुरुष समास का उदाहरण है, ठीक है ना। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इससे पहले अगर वीडियो अच्छी लग रही हो, आपको क्वेश्चन अच्छे लग रहे हैं तो लाइक कीजिए और शेयर कर दीजिए। आपका 79 क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन से शब्द में अव्य उपसर्ग नहीं है। क्या नहीं है, अव्य उपसर्ग बताना है कि किस में नहीं लगा हुआ है आपका, ठीक है ना। तो चेक कीजिए और बताइए हमें। देखिए क्या बताना है कि निम्न में से कौन सा वर्ड आपको अव्य उपसर्ग नहीं लगाना, बताना है कि किस में नहीं लगा है। इसमें अगर हम देखें तो इसमें अगर हम देखें तो आपका देखिए अभ्यागत, क्या वर्ड है, अभ्यागत। तो किससे बना है, अभिधन आगत, अभिधन आगत। तो अभे वर्ड है, इसमें उपसर्ग लगा है। इसी प्रकार इसमें अगर मैं देखूं तो अभिभावक, तो अभे लगा है, इसमें भी उपसर्ग आपका दिख रहा है आपको। और अभिमान में भी मैं अगर देखूं तो अभिमान वर्ड आपका लगा हुआ है, अभे उपसर्ग लगा है। बात करूं अगर अधिपति की, तो इसमें क्या लगा है आपका, उपसर्ग अधि लगा हुआ है। तो आपका राइट आंसर क्या हुआ, अधिपति जो शब्द है आपका इसमें अभि उपसर्ग नहीं लगा है, ठीक है ना। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कह रहा है वधु जो शब्द है, वधु शब्द का तद्भव रूप बताना है आपको। चार
ऑब्जेक्ट दिए हैं आपको और पता लगाना है कौन सा इसमें राइट आंसर होगा। तो चलिए बताइए जल्दी से। चलिए देखिए, आपको 4 ऑब्जेक्ट दिए हैं और बधू शब्द का जो आपका तद्भव रूप बताना है, तत्सम शब्द, तद्भव शब्द बताना है आपको। तो बधू का क्या होगा, आपका जो आपका है बहु जो है आपका, इसमें राइट आंसर होगा तद्भव यानी अशुद्ध रूप क्या होता है बधू का, आपका होता है बधु। ठीक है ना। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि इनमें से कौन सा शब्द क्षण भंगुर शब्द का पर्याय नहीं है। यानी एक शब्द दिया है आपको क्षण भंगुर और इसका अर्थ कौन सा नहीं है इनमें से, वो बताना है आपको। चलिए बताइए इनमें से कौन सा सही होगा उत्तर। देखिए क्षण भंगुर कहते हैं हम इसको, एक क्षण में ही आपका कुछ हो जाए। तो यानी पहला ऑप्शन है आपका कि जो क्षण भर में नष्ट होने वाला हो। तो इस आपका इसकी क्षण भंगुर का ही उदाहरण है। और क्षणिक यानी एक क्षण में जो हमारे साथ हो जाए उसे हम क्षणिक कहते हैं। तो ये भी हम कह सकते हैं कि क्षण भंगुर का ही एक पर्याय है। और तीसरा है एक क्षण में जो भारी लगे। तो आपका इसमें नहीं है, तो ये आपका सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि इसमें पूछा है कि क्षण भंगुर का पर्याय नहीं है। क्या नहीं है, पर्याय नहीं है, अर्थ नहीं है। तो एक क्षण में जो भारी लगे वो आपका अर्थ नहीं है। और नश्वर एक क्षण में ही नश्वर हो जाता है, तो ये आपका नहीं होगा। तीसरा ऑप्शन होगा आपका राइट। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम आगे। आपका कह रहा है कृतघ्न शब्द का अर्थ क्या है। तो कृतघ्न शब्द का अर्थ क्या है ये आपको पता ही होगा। एक होता है कृतज्ञ। क्या होता है, कृतज्ञ। एक होता है कृतज्ञ। कृतज्ञ होता है जिसे हम कहते हैं कृतज्ञ, उपकार को मानने वाला। उपकार को मानने वाला होता है आपका कृतज्ञ। और कृतज्ञ की मैं बात करूं तो क्या होता है, कृतज्ञ की मैं बात करूं तो उपकार को न मानने वाला आपका कृतज्ञ कहलाता है। तो उस हिसाब से ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका राइट आंसर होगा। ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका पेट फूलना। मुहावरे का अर्थ क्या है। पेट फूलना, 4 ऑब्जेक्शन दिए हुए हैं आपको और पता लगाना है इसमें से कौन सा राइट उत्तर होगा। तो बताइए। चलिए देखते हैं, पेट फूलना आपको मुहावरा दिया है। क्या दिया है, मुहावरा दिया है पेट फूलना। तो इसका आपको अर्थ बताना है क्या होता है। तो आपका पहला उत्तर है, पहला ऑब्जेक्ट है आपका फूला न समाना। दूसरा है आपका बहुत प्रसन्न होना। तीसरा है रहस्य को छिपा न सकना। और आगे है बिल्कुल अच्छा न लगना। तो मैं बात करूं पेट फूलना, तो रहस्य को छिपा न सकना, ये आपका राइट उत्तर होगा। ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका अगला है कि जिस प्रकार ठाकुर, ठकुरायन से यानी कह सकते हैं लिंग से संबंधित है। ठाकुर का स्त्रीलिंग होता है ठकुरायन। तो लाला का क्या होगा, आपका ललायन आपका राइट उत्तर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ठीक है ना। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ऐसे इस प्रकार है एक आंख, तो 10 आंखें कर दी गई हैं। तो एक आंख यानी 10 आंखें, तो एक मामा तो 10 मामा। ठीक है। और केवल आप क्या आएगा, 10 मामा। ध्यान रखना ना तो मामाएं आएंगे ना मामे। ठीक है ना। तो इस प्रकार से जैसे इस प्रकार है एक आंख तो 10 आंखें हो गई, तो एक मामा तो 10 मामा होगा राइट उत्तर। ध्यान रखना है आपको। ठीक है ना। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला कह रहा है जिस प्रकार राजा का स्त्रीलिंग क्या होता है, रानी होता है। तो साला का क्या होगा, तो राजा, या हम इस प्रकार कह सकते हैं कि राजा का जो पत्नी होती है वो रानी होती है। तो साले की जो पत्नी है वो क्या लगेगी हमारी, क्या लगेगी हमारी। ठीक है ना, बताइए। बताइए। तो इस प्रकार से आपका इसमें से राइट उत्तर क्या होगा। देखिए जिस प्रकार राजा का क्या पत्नी को क्या कहते हैं, रानी। तो साला का जिस प्रकार हम कह सकते हैं, तो साले की पत्नी को हम क्या कहेंगे, जल्दी से बताइए इसको। जल्दी से बताइए कमेंट बॉक्स में, उत्तर दीजिए इसका। क्या कहेंगे साले की पत्नी को।
ठीक है ना। तो ये आपका कमेंट बॉक्स में आप हमको उत्तर देना है, ठीक है ना। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, तुम्हें तो कुछ सोचना चाहिए था। इस वाक्य में क्रिया विशेषण बताना है आपको। क्या बताना है? क्रिया विशेषण बताना है। क्रिया विशेषण बताना है आपको, ठीक है ना। तुम्हें तो कुछ सोचना चाहिए था, तो इस वाक्य में क्रिया विशेषण क्या होगा बताइए। 4 ऑप्शन दिए हैं आपको। तो सबसे पहले तो आप बताइए क्रिया किसे कहते हैं। तो जाहिर सी बात है कि जिस वर्ड में आपका ना आ जाए, क्या आ जाए? ना आ जाए। क्या आ जाए? ना आ जाए, तो वो क्रिया होती है, और क्रिया की विशेषता जो बताता है उसे क्रिया विशेषण कह लेते हैं। तो आपका क्रिया विशेषण क्या होगा इसमें? कुछ। कुछ जो वर्ड है आपका राइट उत्तर होगा, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसमें सही होगा, ठीक है ना। तो पिछला वाला जो क्वेश्चन था आपका, जिस प्रकार राजा का पत्नी रानी होती है, तो साला का पत्नी क्या होता है बताइए। तो आपका क्या उत्तर होगा? आपका सरहज इसको कहा जाता है, ठीक है ना। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है, मैं जाती हूँ, यह वाक्य किस काल का है ये बताना है। मैं जाती हूँ, तो आपको पता है 4 ऑप्शन दिए हैं, बताइए क्या है आपका, कौन सा सही उत्तर होगा इसमें। तो देखिए आपका पहला जो है, मैं जाती हूँ, तो आपका वर्तमान काल होगा, ठीक है ना। वर्तमान काल होगा, आपका पता है आपको। तो वर्तमान काल इसमें मैं जाती हूँ सामान्य वर्तमान है, तो आपका कौन सा उत्तर सही होगा? पहला ऑप्शन आपका इस हिसाब से सही होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं आप। तो आपको ये फिल करना है, पूरा वाक्य बनाना है। कह रहा है ये समझदार को डैश ही काफ़ी होता है, तो क्या होता है? इन 4 ऑब्जेक्शन में से आपको पहचाना है क्या होता है, ठीक है ना। बताइए जल्दी से। चलिए देखते ही पहचान लिया होगा, समझदार को इशारा ही काफ़ी होता है। क्या होता है? समझदार को इशारा ही काफ़ी होता है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है देखिए आपका, कह रहा है कि बेटे की सफलता का समाचार सुनकर पिता का हृदय डैश हो उठा। बताइए जल्दी से, 4 ऑब्जेक्शन दिए हैं आपको, कौन सा उत्तर सही होगा इसमें से। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक कीजिए और शेयर कर दीजिए जल्दी से। बेटे की सफलता का समाचार सुनकर, बेटे की सफलता का समाचार सुनकर पिता का हृदय डैश हो उठा। क्या हो उठा? प्रफुल्लित हो उठा, ठीक है ना। तो आप इस हिसाब से कर सकते हैं, उसको 4 ऑब्जेक्शन में से देख के आप सेंटेंस में लगा कर देख सकते हैं कि कौन सा मैच हो रहा है। तो बेटे की सफलता का समाचार सुनकर पिता का हृदय प्रफुल्लित हो उठा, आपका तीसरा उत्तर सही होगा, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन है कि प्रेमचंद की कहानियों में हमें ग्रामीण जीवन की डैश देखने को मिलती है। क्या देखने को मिलती है? 4 ऑब्जेक्शन दिए हैं, बताइए आपको कौन सा उत्तर सही होगा इसमें। तो प्रेमचंद की कहानियों में हमें ग्रामीण जीवन की क्या देखने को मिलती है? परछाई देखने को मिलती है। क्या देखने को मिलती है? परछाई, इसमें राइट उत्तर होगा। प्रेमचंद की कहानियों में हमें ग्रामीण जीवन की परछाई देखने को मिलती है। आगे उत्तर है आपका, सीमा पर सैनिकों का जीवन बहुत क्या होता है? डैश होता है। सीमा पर सैनिकों का जीवन बहुत क्या होता है? 4 ऑब्जेक्ट दिए हैं आपको, बताइए कौन सा सही होगा। तो सीमा पर सैनिकों का जीवन बहुत कठोर होता है, जाहिर सी बात है, आपको देखते ही पहचान लिया होगा आपने। अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका। अगला क्वेश्चन है कि लाल पीना होना का अर्थ है, ये आपको मुहावरा दिया हुआ है, इसका अर्थ बताना है आपको क्या होगा। 4 ऑब्जेक्ट दिए हैं आपको, बताइए कौन सा इसमें उत्तर सही होगा। पहला ऑप्शन है आपका शर्म महसूस करना। क्या है आपका? पहला है शर्म महसूस करना, दूसरा है बहुत क्रोधित होना, तीसरा है आपका आलस करना, और आगे का है उपरोक्त में से कोई नहीं। बताइए जल्दी से कौन सा इसमें राइट उत्तर होगा। तो लाल पीना होना यानी क्या होगा? बहुत क्रोधित होना, ठीक है ना। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है 4 दिन की चांदनी का मतलब क्या है। 4 दिन की चांदनी का मतलब क्या है ये बताना है आपको। तो ये भी आपका कह सकते हैं हम एक मुहावरे के जैसा है। तो 4 दिन की चांदनी, तो इसका अर्थ क्या होगा? पहला ऑप्शन है आपका कम पुरानी दोस्ती, दूसरा है आपका उज्जवल रात, तीसरा है क्षणिक सुख, और आगे का है खतरा टल जाना।
तो 4 दिन की चांदनी यानी कुछ दिनों की खुशी कह सकते हैं, या कुछ भी हो सकता है जो कुछ दिनों के लिए आया है। तो आपका क्षणिक सुख जो है आपका इसमें राइट उत्तर होगा, तो तीसरा इसमें सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है बाघ का स्त्रीलिंग। तो बाघ का स्त्रीलिंग क्या होगा बताइए आप। जिस प्रकार स्त्रीलिंग से है, तो बाघ का स्त्रीलिंग 4 ऑप्शन दिए हैं, बताइए जल्दी से। बाघ का स्त्रीलिंग होगा बाघ, ठीक है ना। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है जिसमें बड़े जंगली जानवर रहते हैं उसको क्या कहा जाता है। जिसमें बड़े जंगली जानवर रहते हैं उसको क्या कहा जाता है, बताइए जल्दी से। इसका उत्तर हमें कमेंट बॉक्स में सेंड कीजिए। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है वह अगले वर्ष आएगा, इस वाक्य में कौन सा कारक है, बताइए। 4 ऑब्जेक्ट दिए हैं आपको और बताना है कौन सा कारक होगा इन चारों उत्तरों में से। वह अगले वर्ष आएगा, तो मैं कह सकता हूं कि वह अगले वर्ष तक आएगा। मैं इस प्रकार तो कह सकता हूं कि वह अगले वर्ष तक आएगा या अगले वर्ष में आएगा। तो मैं कह सकता हूं इसमें संबंध कारक होगा, जिसमें संबंध कारक का, की, के, रा, री, रे सब कुछ आता है, ठीक है ना। तो आपका अगला क्वेश्चन है उदय। उदय शब्द का विलोम शब्द छांटना है आपको। उदय शब्द का विलोम शब्द छांटना है, तो बताइए इनमें से कौन सा उत्तर सही होगा। 4 ऑब्जेक्शन दिए हैं आपको। उदय शब्द का विलोम शब्द, तो उदय का अस्त होता है, ठीक है ना। आपका राइट उत्तर होगा चौथा। तो 4 नंबर पर जो है आपका ऑब्जेक्शन वो आपका सही हो जाएगा, ठीक है ना। उदय का विलोम शब्द अस्त। अगले का क्वेश्चन है आपका, देखिए निम्नलिखित में से किस वाक्य में भविष्य काल है, बताना है आपको। 4 ऑब्जेक्शन दिए हैं आपको, तो बताइए जल्दी से कौन सा उत्तर सही होगा इसमें। निम्नलिखित में से किस वाक्य में भविष्य काल है। मैं आपकी प्रतीक्षा करूंगा, पहला क्या है आपका, मैं आपकी प्रतीक्षा करूंगा। भविष्य काल बताना है आपको। मैंने एक पेड़ काट लिया, मैं पुस्तक पढ़ने वाला था और मैं आपका आभारी हूँ। तो देखिए मैंने एक पेड़ काट लिया, काट चुका हूँ मैं, भूतकाल में जा चुका है। और अगर मैं इसकी बात करूँ तो मैं पुस्तक पढ़ने वाला था, तो अभी संपूर्ण भविष्यकाल नहीं है, पढ़ने वाला था, संभाव्य में हो सकता है। और आपका चौथा है मैं आपका आभारी हूँ, तो ये आपका वर्तमान कंप्लीट हो गया है। तो इस हिसाब से भविष्यकाल कौन सा होगा, मैं आपकी प्रतीक्षा करूंगा, ये कह रहा है आपका। आगे मैं प्रतीक्षा करूंगा, और आपने पढ़ा होगा सेंटेंस में विल और शैल आपका भविष्यकाल होता है। तो इसके हिसाब से आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है राइट उत्तर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है और हमारा आज का अंतिम सवाल है। आपको ऊंट के मुंह में जीरा मुहावरे का अर्थ बताना है। 4 ऑब्जेक्शन आपको दिए हुए हैं और इसका उत्तर भी हमें आपको कमेंट बॉक्स में सेंड करना है, और ठीक है ना। और यही थे हमारे हिंदी का आज का प्रैक्टिस सेट। अगली वीडियो में हम जल्दी ही लेके आएंगे हिंदी के साथ साथ अब जीके भी लेके आएंगे हम आपके लिए। अब की बार जी तोड़ मेहनत करनी है आपको। अब की बार एसएससी पार के हिसाब से आपको हमारे साथ बने रहना है, और हम आपके इसी तरह से मेहनत कराते रहेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, और चैनल पर नए विजिट किए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए।